मेरी मंगेतर एक मूक लड़की थी, बेहद खूबसूरत, नरम स्वभाव की और जिसे लोग आसानी से कमजोर समझ लेते थे। मैंने जानबूझकर उसे पीछे छोड़ दिया और पास ही छिपकर खड़ा रहा, मजे से देखता हुआ कि कैसे उसकी आंखें रो रो कर लाल हो गई। बाद में जब उसकी आवाज वापस आई, उसने लेस की एक पट्टी से मेरी आंखों पर पट्टी बांधी और हंसते हुए मेरे कान के पास झुक गई। उसने धीमे से कहा, डार्लिंग, अब तुम्हें रुलाने की बारी मेरी है। शादी के बाद मुझे पैक करके एक अमीर जवान वारिस लड़की के बेडरूम में भेज दिया गया। किसी ने ठंडी आवाज में कहा, तुम्हें शुक्रगुजार होना चाहिए कि तुम मिस ट्राई टू रन अगेन से शादी कर रहे हो, वरना तुम्हारी तीनों टांगे तोड़ दी जाएंगी। बॉडीगार्ड्स ने मुझे कमरे में फेंक दिया और बाहर से दरवाजा लॉक कर दिया। मेरा दिमाग पूरी तरह से धुंधला हो चुका था और ऐसी यादें उमड़ने लगीं जो मेरी अपनी नहीं थी। मुझे समझ आया कि मैं एक नॉवल के अंदर दूसरे मेन लीड के शरीर में आ चुका हूं। उसके परिवार ने भारी दहेज के लालच में उसे इस अमीर वारिस लड़की के हवाले कर दिया था। उस लड़की के पास पैसा से खरीदी जा सकने वाली हर चीज थी, लेकिन अचानक उसकी आवाज चली गई थी और वो मूक बन गई थी। नॉवेल में उसका अंत बहुत दुखद था। उसने दूसरे मेन लीड को सब कुछ दिया, उसे अपने जीवन साथी की तरह माना, लेकिन वो सिर्फ फीमेल लीड की परवाह करता रहा। यहां तक कि उसने दूसरों के साथ मिलकर फीमेल लीड की मदद की, परिवार की संपत्ति छीन ली और उस वारिस लड़की को जिंदा जला दिया। एक लड़की बेवकूफ थी, दूसरी निर्दयी। मुझे दोनों से कोई लेना देना नहीं था। मैंने कुछ बाल तोड़े और उन्हें लॉक में डाल दिया। कुछ ही सेकंड में दरवाजा खुल गया। मैंने ऊपर देखा और सामने खड़ी एक महिला की आंखों में सीधा देख लिया। वो थोड़ी चौंक गई, उसके होंठ हल्के से खुले रह गए। उसका चेहरा बेहद शानदार था, चकाचौंध कर देने वाली खूबसूरती, लेकिन उस पल में वो मासूम सी भी लग रही थी। उसकी काया बेहद नाजुक, त्वचा इतनी सफेद जैसे पोर्सिलेन, जैसे हल्का सा छूने पर भी निशान पड़ जाए। मैं पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। मैंने लंबा जीवन जिया था, लेकिन इतनी खूबसूरत महिला कभी नहीं देखी थी। काश यही मेरी पत्नी होती। तभी पीछे से हाउसकीपर दौड़ती हुई आई और उसे खींचकर अपने पीछे कर लिया। उसने घबराकर कहा, मिस, आपको ऐसे अकेले नहीं घूमना चाहिए। आपका पति आपसे नफरत करता है। अगर उसने आपको अकेले में नुकसान पहुंचा दिया तो क्या होगा? मेरा दिमाग एकदम खाली हो गया। वो सच में मेरी पत्नी थी। मैंने गंभीरता से सोचना शुरू किया कि असली दूसरे मेन लीड के दिमाग में जरूर कुछ गड़बड़ थी। इतनी कमाल की पत्नी होने के बावजूद उसने उसकी कद्र नहीं की और फीमेल लीड के पीछे भागता रहा। मेरे फोन के स्क्रीन सेवर पर फीमेल लीड की फोटो थी। वो ठीक ठाक थी, थोड़ी नरम और सुंदर, लेकिन मेरे सामने खड़ी उस महिला के मुकाबले उसका कोई मुकाबला नहीं था। ऐसी पत्नी होने के बाद मैं भला क्यों भागना चाहूंगा? अगर आग के बीच से भी गुजरना पड़े तो भी मैं इस रिश्ते को निभाऊंगा। जब तक मैं उसके पास पहुंचा तब तक बैंक्वेट शुरू हो चुका था। जाओ यूए जाओ परिवार की सबसे बड़ी बेटी एक कोने में अकेली खड़ी थी, जैसे कोई उसे देख ही नहीं रहा हो। वहीं दूसरी तरफ फीमेल लीड जाओ शिमान, जिसे असल में इस परिवार में पहचान नहीं मिलनी चाहिए थी, उसके आसपास लोगों की भीड़ लगी हुई थी। जैसे ही उसने मुझे देखा, उसकी आंखों में साफ तिरस्कार झलक उठा। ये स्वाभाविक था, क्योंकि असली दूसरा मेन लीड उसके पीछे पागलों की तरह पड़ा रहता था। पास खड़े किसी ने धीरे से कुछ कहा और जाओ शिमान के होठों पर एक धीमी समझदार मुस्कान आ गई। वो आराम से कुर्सी पर बैठ गई, एक पैर मेरी तरफ बढ़ाया और हंसते हुए बोली, ब्रदर इन लॉ, क्या मेरा जूता गंदा हो गया है? मेरा दिमाग तुरंत सतर्क हो गया। मुझे ये सीन याद आ गया। नॉवेल में इसी जगह फीमेल लीड ने सबके सामने जाओ यूए को नीचा दिखाने के लिए उसके नए नवेले पति से अपना जूता साफ करवाया था, और वो दूसरा मेन लीड जो उस पर मरता था, खुशी खुशी उसके पास जाकर ये काम कर बैठा था। ये दोनों के लिए एक बड़ा अपमान था। मैंने मन ही मन ठंडी हंसी हंसी। मैं भी साथ देने का नाटक करते हुए उसकी तरफ बढ़ा, जैसे उसकी बात मानने वाला हूं। लेकिन जैसे ही मैं पास से गुजर रहे सर्वर के करीब पहुंचा, मैंने हल्का सा उसे ठोकर दे दी। अगले ही पल पूरा ट्रे उसके हाथ से छूटकर सीधे जाओ शिमान के सिर पर गिर गया। जाओ शिमान गुस्से में चिल्लाई। मैंने तुरंत हैरान होने का नाटक किया और कहा, मुझे यकीन है सर्वर का ऐसा कोई इरादा नहीं था। इतने लोग देख रहे हैं, इतनी छोटी सी बात के लिए आप अपनी रेपुटेशन को खतरे में तो नहीं डालेंगी, है ना? जाओ शिमान ने दांत पीसते हुए कहा, बिल्कुल नहीं। मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अच्छा है, आप में सच में जाओ परिवार में पली बड़ी लड़की जैसी ग्रेस है। असल में वो एक मिस्ट्रेस के पास पली थी। उसके पास शालीनता जैसी कोई चीज नहीं थी। कमरे में मौजूद हर इंसान मेरी बात का मतलब समझ गया। उसका चेहरा गुस्से से सख्त हो गया, जैसे लोहा हो गया हो। वो तुरंत खड़ी हो गई। मैं कुछ कहने ही वाला था कि उससे पहले जाओ यूए आगे बढ़ी और मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। उसने कुछ नहीं कहा, बस हल्की सी भौहें चढ़ाकर चाओ शिमान की तरफ देखा, और वही एक नजर उसकी सारी हिम्मत तोड़ने के लिए काफी थी। चाओ शिमान साफ तौर पर इस असली बड़ी बेटी से सतर्क थी। उसने दांत भींचकर खुद को संभाला, जैसे समझौता करने की कोशिश कर रही हो। तभी चाओ यूए ने उसका हाथ पकड़ लिया। चाओ शिमान बोली, मैंने तो बात यहीं खत्म कर दी दीदी, अब और क्या चाहती हो?
चाओ युए ने धीरे से अपना मुंह खोला। दूर खड़े होकर भी उसके होंठ पड़ना आसान था। उसने कहा, माफी मांगो। बाहर के लोग भले ही ये सोचते हों कि चाओ शिमान अछूत है, अपने वारिस होने के दर्जे में पूरी तरह सुरक्षित, लेकिन उसे असलियत अच्छी तरह पता थी। चाओ परिवार के ज्यादातर शेयर्स अब भी चाओ युए के हाथ में थे। अगर वो चाहती तो एक पल में चाओ शिमान को हटा सकती थी, और हुआ भी वही। चाओ शिमान का चेहरा सख्त हो गया, लेकिन उसने खुद को झुकाया और कहा, मुझे माफ कर दीजिए, उम्मीद है ब्रदर इन लॉ मुझे माफ कर देंगे। मुझे अंदर से अजीब सी संतुष्टि महसूस हुई और उसके साथ एक गर्माहट भी। इतनी अच्छी लड़की का अंजाम आग में जलकर खत्म नहीं होना चाहिए। मैंने मन ही मन एक खामोश वाव लिया। इस नॉवल की कहानी अब मेरे सामने वैसे नहीं चलेगी। फैमिली बैंक्वेट के बीच में ही मैं चुपचाप बाथरूम की तरफ निकल गया। जैसे ही मैं कोने पर पहुंचा, किसी ने पीछे से मेरा मुंह दबा दिया और मुझे दीवार से लगा दिया। मेरे सामने चाओ शिमान का चेहरा था, जिसमें नकली चोट और नाराजगी साफ दिख रही थी। वो बोली, ब्रदर ये, क्या आप हमारा अग्रीमेंट भूल गए हैं? अभी आपने मेरा साथ देने के बजाय चाओ युए का साथ क्यों दिया? मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आया कि वो क्या कह रही है। क्या सच में उसके और असली दूसरे मेल लीड के बीच कोई छुपा हुआ सौदा था? मैंने संभल कर पूछा, कौन सा अग्रीमेंट? जरा याद दिलाओ, आखिर बात क्या थी? वो हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में चालाकी थी। बोली, ब्रदर ये तो गलत बात है। मेरे सामने भूजने का नाटक कर रहे हो। आप ही ने कहा था ना कि मेरी बहन से शादी करना सिर्फ एक स्ट्रेटेजी है, ताकि अंदर से मेरी मदद कर सको और मैं फैमिली एसेट्स हासिल कर सकूं। टेंशन मत लो, जैसे ही मैं चाओ परिवार की एयर बनूंगी, सबसे पहले आपसे ही शादी करूंगी। नॉवेल में वो सच में एयर बनी थी, लेकिन जिस आदमी से उसने शादी की थी वो मेरा सौतेला भाई था। क्या बेशरम जोड़ी थी दोनों। मैंने साथ देने का फैसला किया। मैंने कहा, जो कुछ मैंने अभी किया वो सब मिस चाओ का ट्रस्ट जीतने के लिए था। मेरा दिल हमेशा से तुम्हारी तरफ ही रहा है। चाओ शिमान मुस्कुराई। उसका चेहरा नरम पड़ गया और वो साफ तौर पर खुश थी। जाते हुए उसने मुझे एक शरारती नजर से देखा। मेरे अंदर अचानक इतनी तेज घिन उठी कि लगा अभी सब कुछ बाहर आ जाएगा। तभी मैंने ऊपर देखा और अंधेरे में खड़ी एक परछाई नजर आई। चाओ युए। उसका आधा चेहरा छाया में छिपा हुआ था और मैं उसके चेहरे के भाव बिल्कुल नहीं पढ़ पा रहा था। भगवान, उसने कितना सुन लिया था। मेरे पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। मैं धीरे से उसके करीब गया और सावधानी से पूछा, तुम यहां कब से खड़ी हो? उसने एक पल सोचा, फिर मेरा हाथ पकड़कर मेरी हथेली पर कुछ अक्षर लिखे। उसने कहा, तुम्हें क्या लगता है? मेरा दिल जोर से सिकुड़ गया। उसने सब सुन लिया था। मैं नहीं चाहता था कि वो मुझे गलत समझे, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे समझाऊं। आखिरकार मेरे आने से पहले असली दूसरे मेल लीड ने उसके साथ बहुत गलत किया था। उस रात सब लोग चाओ एस्टेट में ही रुके। चाओ युए और मैंने पहले ही शादी रजिस्टर कर ली थी, इसलिए हमें एक ही कमरा दिया गया। उसने मेरी तरफ इशारा किया, फिर सोफे की तरफ। बात बिल्कुल साफ थी। हमारी शादी की पहली ही रात वो मुझे सोफे पर भेजना चाहती थी। दुनिया का कौन सा पति इस बात को मान लेगा? क्या मैं अपनी ही पत्नी के करीब नहीं रहना चाहता था? लैंप की हल्की गर्म रोशनी में हमारे बीच का माहौल बदल गया, जैसे हवा में कुछ अनकहा सा भर गया हो। मैंने बिना सोचे उसका हाथ पकड़ लिया। उसने मुझे लाल गालों और फूले हुए गालों के साथ घूर कर देखा, गुस्से में, बिल्कुल एक छोटी सी नाराज पफर फिश की तरह। मेरा दिल पिघल गया। मैं उसके और करीब जाने ही वाला था कि उसने बिना किसी रहम के मुझे धक्का देकर सोफे पर गिरा दिया। ठीक है, मुझे जल्दी नहीं करनी चाहिए थी, उसे समय देना जरूरी था। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली, मैं कमरे में अकेला था। जहां चाओ युए सोई थी, वहां की चादरों में अब भी उसकी हल्की साफ खुशबू बाकी थी। यहां तक कि तकिए पर गिरा उसका एक बाल भी अजीब तरह से खूबसूरत लग रहा था। मेरी पत्नी, सच में। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला। सामने चाओ शिमान खड़ी थी। बुरा संकेत। उसकी नजर मेरे चेहरे के एक तरफ जाकर रुक गई। वो कुछ देर तक कुछ बोली नहीं। मैंने एक बनावटी नरम मुस्कान अपने चेहरे पर ला दी। इतनी सुबह कैसे आना हुआ शीशिमान? वो जैसे अचानक होश में आई। उसने कहा, कल मैं और चाओ युए एक ही प्रोजेक्ट के लिए कम्पीट कर रहे हैं। तुम उसके प्रेजेंटेशन स्लाइड्स चुराकर मुझे दे दो। मेरी मदद करो कॉन्ट्रैक्ट जीतने में। उसे बेशरम कहना बिल्कुल गलत नहीं था। मैंने शांत आवाज में कहा, चिंता मत करो, ये काम मुझ पर छोड़ दो। जब मैं तैयार होने गया, तब आखिरकार आईने में अपना चेहरा देखा। वही पुराना चेहरा, बेदाग और बेहद हैंडसम, लेकिन मेरे बाएं गाल पर एक साफ लिप प्रिंट था। मुझे पूरा यकीन था कि जब मैं सोया था तब ये नहीं था। तो उस मासूम से दिखने वाले चेहरे के पीछे चाओ युए का दिल भी उतना ही बेचैन था। उसके होंठ कुछ और कहते थे और उसके काम कुछ और।
अगले दिन जब चाओ युए मीटिंग के लिए निकलने वाली थी, मैंने साथ चलने की जिद की। वो अब भी मुझसे नाराज थी और साफ मना कर दिया। मैं उसके करीब झुका और धीरे से कहा, अजीब बात है, आज सुबह मेरे चेहरे पर एक लिप प्रिंट था। रात भर कमरे में हम सिर्फ 2 ही लोग थे। सोच रहा हूं ये किसने किया होगा। चाओ युए एकदम सख्त हो गई। मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, शायद आधी रात को कोई अजनबी अंदर आ गया होगा। डार्लिंग, तुम्हें तो मेरे लिए खड़ा होना चाहिए। बस इतना सुनना था कि वो चुप हो गई और मुझे उसके पास आने दिया। मैंने उसकी कमर के चारों ओर हाथ रखा और हम दोनों कार में बैठ गए। पूरे रास्ते वो हैरान करने वाली तरह से शांत और सहयोगी रही। ऑफिस पहुंचने के बाद मेरी मुलाकात रेस्टरूम में चाओ शिमान से हुई। मैंने कहा, सब तैयार है शिमान, इस बार तुम ही जीतोगी। उसने जवाब नहीं दिया। उसकी नजर मेरे बाएं गाल पर पड़े हल्के लिप प्रिंट पर टिकी रही। फिर उसने बस एक हल्की सी आवाज में प्रतिक्रिया दी। कुछ ही देर में मीटिंग शुरू हो गई। सबसे पहले चाओ युए ने प्रेजेंटेशन दिया। वो बोल नहीं सकती थी, लेकिन उसने अपने स्लाइड्स के जरिए हर चीज को साफ और सटीक तरीके से समझा दिया। मेरे जैसे आउटसाइडर के लिए भी ज्यादातर बातें समझना आसान था, बस कुछ टेक्निकल टर्म्स छोड़कर। सामने बैठे एग्जीक्यूटिव्स बड़े आराम से सब पढ़ रहे थे और जितना ज्यादा पढ़ते, उनके चेहरे पर उतनी ही संतुष्टि दिखने लगती। ये साफ था कि चाओ शिमान ने ऐसा बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी। मुझे डर था कि कहीं वो अपना फैसला न बदल दे, इसलिए मैंने उसकी तरफ देखा और उसे हिम्मत देने के लिए हल्का सा सिर हिलाया। उसने भी जवाब में सिर हिलाया, गहरी सांस ली और अपना प्रेजेंटेशन शुरू किया। जैसे ही प्रोजेक्शन स्क्रीन पर आया, वहां ऐसी तस्वीरें दिखने लगी जिन्हें किसी सभ्य माहौल में बयान भी नहीं किया जा सकता। पूरा कमरा हंगामे में बदल गया। सीनियर एग्जीक्यूटिव्स के चेहरे गुस्से और हैरानी से लाल और सफेद होते जा रहे थे। चाओ शिमान घबरा कर बोली, नहीं, जरूर कोई गलती हुई है। मिस्टर झांग, मिस्टर वांग, प्लीज मुझे समझाने का मौका दीजिए। सबूत उनके सामने था, कोई सफाई काम नहीं आने वाली थी। ये पूरी तरह से बेतुका है। दोनों एग्जीक्यूटिव्स गुस्से में खड़े हुए और बाहर चले गए। कॉन्ट्रैक्ट स्वाभाविक रूप से चाओ युए को मिल गया। घर लौटते वक्त मैंने पूरे रास्ते अपने चेहरे को सीधा रखा, लेकिन अंदर ही अंदर मैं बेहद खुश था। जैसे ही हम वापस पहुंचे, चाओ युए मुड़ी और धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी, कदम दर कदम, जब तक उसने मुझे दीवार के साथ सटा नहीं दिया। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मेरी हथेली पर साफ साफ कुछ शब्द लिखे। तुमने ये किया है। मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारा स्वागत है डार्लिंग, ये तो मेरा फर्ज था। उसने मुझे एक ऐसी मुस्कान दी जिसे समझ पाना मुश्किल था। फिर अपना फोन निकाला और एक मैसेज टाइप किया। मेरी असिस्टेंट ने अभी मुझे उस प्रेजेंटेशन का असली कंटेंट समझाया है। लगता है तुम्हारे पास ऐसे मटेरियल का अच्छा खासा कलेक्शन है। मैं थोड़ा सा शर्मा गया। जब एक खूबसूरत लड़की अपनी सीमाएं छोड़कर इस तरह बात करती है, तो उसमें एक अलग ही आकर्षण होता है। कुछ ही देर बाद चाओ शिमान का वी-चैट पर मैसेज आया। वो जानना चाहती थी कि आखिर हुआ क्या। मैं अभी खेल खत्म करने के मूड में नहीं था। मैंने जवाब दिया, ये पूरी तरह मेरी गलती थी। चाओ युए को पहले ही मुझ पर शक हो गया था। उसने हम दोनों के लिए ट्रैप बिछाया और हम सीधे उसमें फंस गए। सब जानते हैं कि वो कितनी तेज और चालाक है। मैं तो उसका मुकाबला कर ही नहीं सकता था। चाओ शिमान ने ज्यादा सवाल नहीं किए। उसने बस कहा कि अगली बार कोई और मौका ढूंढूं। मैं अभी आराम करने के लिए लेटा ही था कि तभी एक कॉल आ गया। मैंने स्क्रीन को कुछ देर तक देखा और मेरे अंदर दिलचस्पी धीरे धीरे बढ़ने लगी। हाँ, अब वक्त आ गया था अपने प्यारे सौतेले भाई से मिलने का। जब असली दूसरा मेल लीड बहुत छोटा था, उसकी मां ने दूसरी शादी कर ली थी। उसका सौतेला पता एक ऐसा आदमी था जो खुलकर भेदभाव करता था। उसका अपना बेटा यानी मेरा सौतेला भाई बचपन से ही बिगड़ैल, घमंडी और क्रूर बन गया था। उसने पूरी जिंदगी असली मेल लीड को दबाकर रखा, उसे सताया और अपमानित किया। उसकी मां पूरी तरह उस आदमी पर निर्भर थी और हमेशा उसी और उसके बेटे का साथ देती थी। असली मेल लीड ने अपना पूरा बचपन दबाव और बेइज्जती के बीच बिताया था। जब उन्होंने देखा कि वो बड़ा होकर कितना हैंडसम हो गया है, तो उन्होंने उसे एक अमीर परिवार को मोटे दहेज के बदले बेच दिया। घिनौना। मैं अभी दरवाजे से अंदर घुसा ही था कि एक मिडिल एज्ड औरत जल्दी जल्दी मेरे पास आई। शाओ ये, तुम आ गए? आओ बैठो और आराम करो। वो कहती या नहीं, मैं तो बैठने ही वाला था। मैं यहाँ नौकर बनने नहीं आया था। मैं जैसे ही बैठने लगा तभी एक तेज आवाज कमरे में गूंजी। शाओ याओ, तुम खुद को क्या समझते हो? कोई सम्राट हो क्या? किचन में इतना काम पड़ा है, दिखता नहीं है क्या? मैं कहता हूँ गौरैया हमेशा गौरैया ही रहती है। अमीर औरत से शादी कर लेने से कुछ नहीं बदलता। ये शायद शू याओ था, असली लीड का सौतेला भाई, छोटा कद और मेरे हाथों जितना भी खूबसूरत नहीं। मैं मुस्कुराया और कहा, मेरे छोटे भाई की नजरें वाकई इतनी कमजोर है क्या? इतने सालों में भी तुम्हें समझ नहीं आया कि हम दोनों में असली गौरैया कौन है? शू याओ गुस्से से उछलकर खड़ा हो गया। उसकी मां तुरंत दौड़कर आई और बोली, शाओ याओ, ये क्या तरीका है? अभी के अभी अपने भाई से माफी मांगो। मैंने आराम से पैर पर पैर चढ़ाया और कहा,
मैं माफी मांगता हूँ, मैं बहुत ज्यादा हैंडसम पैदा हुआ हूँ, जिससे मेरे भाई को हीन भावना होती है। ये सच में मेरी गलती है। शू याओ के पास अब शब्द ही नहीं बचे थे। वो चिल्लाया, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा, और सीधे मेरी तरफ झपटा। मैंने बस एक पैर आगे बढ़ा दिया, वो सीधे मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ा। मैंने नकली चिंता दिखाते हुए कहा, अरे तुम्हें क्या हो गया? इतनी बातें करते हो और चलना भी नहीं आता, मुझसे लड़ोगे कैसे? तभी सौतेला पिता अपने स्टडी से बाहर आया। उसे पहले से पता था कि मैं आ चुका हूँ। उसका प्लान था कि पहले शू याओ मुझे परेशान करे, फिर वो आकर मामला संभाले और उसी बहाने मुझसे कुछ फायदा उठा ले। लेकिन जो उसने देखा वो उसकी उम्मीद से बिल्कुल अलग था। पापा, इस हरामी ने मुझे मारा। शू याओ उठकर रोते हुए उसके पास भागा। सौतेले पिता का चेहरा सख्त हो गया। फिर जैसे उसे कुछ याद आया, उसने संभल कर कहा, शू याओ, अपने भाई से नाराज मत हो, वो अभी छोटा है, उसे बहुत कुछ सीखना है। मैंने हाथ हिलाते हुए कहा, मैं उससे कुछ भी बुरा नहीं मानूंगा, वो अभी बच्चा ही है, 24 साल का बड़ा बच्चा, लेकिन फिर भी। सौतेला पिता कुछ पल चुप रहा, उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं था। फिर उसने जबरदस्ती मुस्कान लाई और बोला, शू याओ, लगता है अमीर परिवार में शादी करने से तुम्हारी समझ काफी तेज हो गई है। अब जब तुम चाओ परिवार का हिस्सा हो, तो अपने भाई और चाओ परिवार की दूसरी बेटी के बीच रिश्ता तय करना तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए, है ना? वैसे भी दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, छोटी सी मदद के लिए भी तुम ना नहीं कहोगे? ऐसा आदमी जो इतनी बेशर्मी के साथ इतना सीधा चेहरा बनाए रखकर बात रख सकता हो, अपनी ही क्लास में था। वही तो था जिसने चाओ यूने के म्यूट होने पर विरोध किया था, लेकिन लालच ने उसके गर्व को मात दे दी और उसने असली लीड को सौंप दिया। और अब वो चाहता था कि असली लीड उसके अपने जैविक बेटे के लिए रास्ता साफ करे। इस दुनिया के सारे फायदे जाहिर तौर पर इस जोड़ी के लिए ही रखे गए थे। माँ भी बीच में आई। बिल्कुल सही शू याओ, हम असली परिवार हैं, यही तो सही है। मैंने हंसी, लेकिन इस बार हंसी गुस्से के करीब थी। मुझे असली लीड के लिए गहरी नाराजगी महसूस हुई। जब शू याओ ने उसे कुछ अपमानजनक कहा था, तो वो खड़ी रही और देखती रही, और अब वो परिवार की बात कर रही थी। असली लीड को उन्होंने कभी परिवार जैसा कभी माना या नहीं, इसका जवाब वो खुद से बेहतर किसी और से जानता था। फिर एक बेहतर योजना मेरे दिमाग में आई। मैंने कहा, बिल्कुल, मुझे मदद करने में खुशी होगी, लेकिन चाओ परिवार के साथ सब सही करने में काफी निवेश लगता है। क्या ख्याल है? मुझे 5 मिलियन पहले दे दो, ताकि मैं सही लोगों को संभाल सकूं। अगर कम पड़ा तो मैं बता दूंगा। 5 मिलियन? तुम खुद को कौन समझते हो? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, देखो, मेरा भाई पैसे कमाने की मुश्किल को लेकर थोड़ा परेशान है। कितना प्यारा। लेकिन कोई बात नहीं, मैं जबरदस्ती नहीं कर रहा। आखिरकार चाओ परिवार इतना खास नहीं है। सिर्फ सिटी ए का एक 100 साल पुराना संस्थान, जिसकी कुल संपत्ति कुछ 100 अरब है, कोई बड़ी बात नहीं। सौतेला पिता लगभग गिर पड़ा। उसने आंखें झपकाई, हाथ कांपते हुए बोला, दे दो, मैं अभी दे देता हूँ, जो भी चाहिए तुम्हें मिलेगा। सारे कामों के ऊपर एक अनपेक्षित बोनस। मैं बाहर निकलते हुए खुद पर बहुत खुश था। बैंक कार्ड को चूमा और सीधे चाओ शिमान की तरफ देखा। वो आगे बढ़ी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कहा, अपने भाई से मिलने आया हूँ। उसका नाम शू याओ है, बहुत उत्साही लड़का, प्रैक्टिकली पैसे मेरे ऊपर फेंक रहा है। चाओ शिमान का चेहरा बदल गया। मैंने ये देखा। मुझे नॉवेल का वो हिस्सा याद आ गया। शू याओ ने किसी बहाने से चाओ शिमान को परिवार से मिलवाने के लिए घर बुलाया था। उसने एक मुश्किल वक्त में चाओ शिमान की मदद की थी और तब से उस पर एक सकारात्मक छाप छोड़ी थी। यही वजह थी कि ये बिल्कुल एवरेज दिखने वाला आदमी नॉवेल के अंत तक अमीर परिवार में पहुंच गया। अब उनका मिलने का वक्त आने ही वाला था। मैंने जानबूझकर चाओ शिमान का हाथ पकड़ा। अभी अभी मेरे दिमाग में एक काम की योजना आई थी, चाओ यूए को संभालने के लिए। चलो कहीं बैठकर बात करते हैं। वो थोड़ी देर रुकी। हल्का सा भौहें तानते हुए मैंने खुद को संभाला और जो करना था कर दिया। टेबल के नीचे अपनी जांघ को कसकर चुटका और 2 आंसू निकाल लिए। शिमान, चाओ यूए अब मुझ पर शक कर रही हैं। अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो वो इसे जाने नहीं देंगी। चाओ शिमान के चेहरे पर कुछ नरम पड़ गया। उसने हिचकिचाना छोड़ दिया, मेरा हाथ थामा और हम साथ में चले गए। मैंने पीछे झांका। बिल्कुल, शू याओ हमें घूर रहा था। उसका चेहरा पूरी तरह से निराश था। मैंने देखा कि वो एक पेड़ के पीछे छुपा हुआ था। मैंने नाटक करते हुए कहा, अरे नहीं, और कॉफी की कुछ बूंदें गिरा दी। चाओ शिमान तुरंत झुकी और मदद करते हुए बोली, इतनी लापरवाही कैसे कर सकते हो? मैंने थोड़ा सा अपनी जगह बदली, शू याओ की नजरों से। ऐसा लग रहा था जैसे हम पास पास बैठे हैं। मैंने महसूस किया कि अब काफी समय हो गया है और चाओ शिमान को रास्ता दे दिया। फिर मैं बूथ में बैठ गया और इंतजार करने लगा। जैसे ही 1 मिनट भी पूरा नहीं हुआ, शू याओ गरजता हुआ अंदर आया। शू याओ, तुम्हें हिम्मत कैसे हुई मेरे पीछे जाकर चाओ शिमान का पीछा करने की? याद रखना, तुम शादीशुदा आदमी हो। मैंने कंधा उठाया।
शादीशुदा होने का मतलब ये नहीं कि मैं तलाक नहीं ले सकता। तुम कभी नहीं समझोगे उस खास बोझ को जो इस खूबसूरती के साथ आता है। तुम्हारी शीमान बहुत उत्साही है, मुझे थोड़ा मुश्किल में डाल रही है। मैंने अपनी कलाई घुमाई, रोलेक्स दिखाया और उसे एक हल्का सा बेरुखा नजरिया दिया। उसे वहीं खड़ा छोड़ दिया, जैसे आसमान से बिजली गिर गई हो। घर लौटते ही अपनी खूबसूरत पत्नी को देखकर एक नई सराहना की लहर मेरे अंदर उठी। ऐसी औरत आत्मा के लिए अच्छी होती है, भले ही वो कमरे के कोने में मूर्ति जैसी खड़ी हो। डार्लिंग, मैं आ गया। चाओ यूए मेरी तरफ बढ़ी, अपना संतुलन खो बैठी और सीधे मेरे बाहों में गिर पड़ी। उसने सख्त चेहरा बनाए मुझे धकेलते हुए खुद को बाहर निकाला और टेबल की ओर इशारा किया। कुछ फोटोग्राफ। मैं और चाओ शीमान कैफे में काफी करीब दिखाई दे रहे थे। तुमने मुझे फॉलो करवा रखा था। उसने फोन निकाला और टाइप किया। मैं तुम्हें फॉलो नहीं करवा रखा। जिस दिन तुम चाओ परिवार में शादी करके आई थी, तभी से हर जगह तुम्हारी निगाहें थी। मैं नहीं चाहता कि ऐसा कुछ मेरे पास फिर से पहुंचे। फिर चाओ यूए ने फोटोग्राफ को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया, मेथोडिकली और बिना जल्दबाजी के। उसका चेहरा पूरी तरह शांत था, केवल उसके हल्के दबे होंठ ही बता रहे थे कि वो वास्तव में क्या महसूस कर रही थी। मैंने दिखावा करते हुए कहा, डार्लिंग, तुम सच में नाराज तो नहीं हो, है ना? बड़ी मिस चाओ, क्या तुम जलन महसूस कर रही हो? चाओ यूए पहले से कहीं ज्यादा परेशान दिख रही थी। उसने मुझे एक निंदा भरी नजरों से घूरा, फिर अचानक आगे बढ़कर मुझे चुटकी दे दी। मैंने दर्द की आवाज निकाली, लेकिन उसे दूर नहीं किया। इसके बजाय मैंने उसे अपनी बाहों में खींच लिया, हाथ उसके कमर के वक्र को ढूंढते हुए। जब आपकी पत्नी आप तक आती है तो ऐसा आदमी कौन होता है जो उसे ठुकरा दे? वो शायद इस नतीजे की उम्मीद नहीं कर रही थी। वो मेरी तरफ देखते हुए पलकों को झपकाने लगी। मैंने कहा, धन्यवाद उस किस के लिए डार्लिंग, और फिर वो और भी गुस्से में आग बबूला हो गई। उस शाम वो अभी भी अपनी नाराजगी संभाले हुए थी और उसने घोषणा की कि मुझे सजा दी जाएगी। उसकी चुनी हुई सजा थी मुझे अकेले सोफे पर सोना भेजना। मुझे मानना पड़ा, ये औरत वाकई कुछ खास थी। उसी रात चाओ शीमान ने फोन किया, शू याओ के व्यवहार की शिकायत करते हुए। उस दोपहर मेरे उकसाने के बाद वो सीधे ये मांग करने चला गया कि उसे तुरंत सगाई के लिए तैयार होना चाहिए। लेकिन चाओ शीमान अभी चाओ परिवार में अपनी स्थिति में सुरक्षित नहीं थी और उसके पास अपनी शादी का फैसला करने का अधिकार भी नहीं था। शू याओ ने इसे सुनने से इनकार कर दिया और मान लिया कि वो उससे बचने के लिए बहाने बना रही है। बहस बुरी तरह खत्म हुई, उनके कीमती सामान टूट गए और दोनों गुस्से में अलग हो गए। मैंने कहा, तुम ऐसे महत्वपूर्ण समय में हो और वो तुम पर दबाव डाल रहा है। उसे सच में ये समझ नहीं है कि तुम्हारे लिए चीजें कितनी मुश्किल हैं। दूसरी तरफ कुछ पल का सन्नाटा रहा, फिर एक हल्की शिकायत भरी आवाज आई, भाई, मुझे पता था कि हमेशा तुम ही थे जो मुझे सबसे बेहतर समझते। मैंने सोचा, वाकई में इस औरत में शर्म की कोई बात नहीं है। मैंने 2 और शांत करने वाले वाक्य जबरदस्ती बोले और कॉल खत्म कर दी। आगे का मनोरंजन मेरे लिए इतनी उत्तेजना लाया कि नींद ही नहीं आई, और जाहिर है किसी और की भी नींद नहीं आई। आधी रात के बाद भी कदम की आवाज कॉरिडोर में गूंज रही थी, जैसे कोई मेरे दरवाजे के बाहर नजर रख रहा हो। जानबूझकर सोने नहीं गया। मैं उसकी बात मानने से इनकार कर दिया। मैं वहीं बैठा रहा। कुछ समय बाद हाउसकीपर की आवाज हॉलवे से आई, डरती हुई। मिस, इस समय बाहर घूम रही हैं? मैंने दरवाजे के अंतराल से झांका। चाओ यूए वहां खड़ी थी, हल्की असहजता बिखेरते हुए। हाउसकीपर मुस्कुराई। मिस, क्या आप अपने पति को याद कर रही हैं? इसमें शर्म की कोई बात नहीं। आइए, मैं आपको यंग मास्टर शू के कमरे तक ले चलती हूं। वो चाओ यूए को ले जाने लगी। चाओ यूए ने धीरे से कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं। वो महिला जो बोर्ड रूम में बिना पलक झपकाए अपना दबदबा दिखाती थी, अचानक स्पेक्टेक्युलर लाल हो गई, अपनी एड़ी पर मुड़ी और भाग गई। वो इतनी जल्दी में थी कि सीधे दरवाजे से टकरा गई। मेरा दिल पिघल गया। मैंने दरवाजा खोला और उसने मुझे उस चूहे की तरह देखा जो अचानक बिल्ली देख ले, फिर दौड़ते हुए अपने कमरे में गायब हो गई। अगली सुबह चाओ यूए की असिस्टेंट ने मुझे जगाया। मैं अपनी सुबह की झुंझलाहट में गुर्राया, क्या तुम मरना चाहती हो? मैंने पहले से ही इस असिस्टेंट के साथ कुछ निजी इंतजाम कर रखे थे। वो मुझे चाओ शिमान से जुड़ी हर खबर देती रहती थी, लेकिन आधी नींद में मैं उसे अस्थायी रूप से भूल गया था। उसने रिपोर्ट दी, शू याओ ने शायद मेरी उम्मीद से तेजी से धैर्य खो दिया था। उसने एक बेहद मूर्खतापूर्ण योजना बनाई। चाओ शिमान के किसी बिजनेस डील पर दबाव डालकर उसे सगाई के लिए मजबूर करने की कोशिश की। वो जानबूझकर कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग में बाधा डाल गया। चाओ शिमान ने अपना गुस्सा असाधारण रूप से व्यक्त किया, उनके कीमती सामान को तोड़ दिया और पूरी तरह से रिश्ते खत्म कर दिए। उसने डील और प्रेम दोनों खो दिए। कभी मत बदलो शू याओ। समझ गया।
मैंने कहा। मैं करवट बदलते हुए सोने की योजना बना रहा था। असिस्टेंट ने कहा, यांग मास्टर, आप कैसे सो सकते हैं? मैं क्यों नहीं सो सकता, विस्तार से बताओ। शू याओ आपसे छोटा है और पहले से ही अपने भविष्य के लिए लड़ रहा है। ओह, बताओ कैसे? 3 मिनट पहले ही वो मिस चाओ के ऑफिस में चला गया। उसने तय कर लिया है कि सीधे उनसे कोशिश करेगा। मैं तुरंत जाग गया, सीधे बैठ गया। क्या? जब तक मैं ऑफिस पहुंचा 10 मिनट से अधिक बीत चुके थे। मैंने मुश्किल से ही दरवाजे में कदम रखा था कि शू याओ तेजी से बाहर आया, आंखें लाल, लगभग मुझसे टकराते हुए धक्का देते हुए निकल गया। ये बिल्कुल वैसा नहीं था जैसा मैंने सोचा था। क्या उन्हें गहरी कैंडल लिट बातचीत में नहीं होना चाहिए था, अपने सपनों और उम्मीदों को साझा करते हुए? मैं संदेह भरी नजरों से ऑफिस का दरवाजा धकेला। डेस्क के पीछे बैठी महिला, पीठ सीधी, चेहरा ऐसा कि पानी भी जम जाए। उसकी पूरी मौजूदगी में अथॉरिटी झलक रही थी। जब उसने देखा कि मैं आया हूं, उसका चेहरा थोड़ा नर्म हुआ। उसने सोचा था कि मैं शू याओ लौट आया हूं। मेरे साथ चाओ युए लगभग हमेशा वार्म रहती थी, कभी कभी थोड़ी शाय भी, उस प्यारी तरह से। मुझे उसे ऐसा देखने का मौका कम ही मिलता था। डायमंड हार्ट, असाधारण, पूरी तरह से मैग्निफिसेंट, बिल्कुल वैसा जैसा आप अपनी पत्नी से उम्मीद करेंगे। मैंने कहा, डार्लिंग, मुझे एक समस्या है। मुझे लगता है कि अभी अभी मैं तुमसे थोड़ी और ज्यादा प्यार कर बैठा। क्यों सिर्फ थोड़ी और? एक महिला को ज्यादा ग्रीडी नहीं होना चाहिए। मैं रास्ते में शू याओ से टकरा गया। वो क्या चाहता था? बस उसका नाम सुनते ही चाओ युए का चेहरा 1 डिग्री गिर गया। उसने अपनी ठंडी उंगलियों की नोकें मेरे चेहरे के पास लगाईं और कहा, उसने तुम्हारी नकल करने की कोशिश की मुझे फुसलाने के लिए, लेकिन प्रदर्शन बहुत ही खराब था। मेरी प्रतिक्रिया देने से पहले ही कुछ गर्म मेरे होठों से टकराया। सांस अटक गई, दिमाग पूरी तरह खाली हो गया। सिर्फ ये सोच रह गया था कि वो मुझे चूम रही है। उस दिन के बाद चाओ युए पूरी तरह बदल गई। वो कंपोज्ड, अनटचेबल एरेस अब कुछ कुछ बार्निकल जैसी हो गई। वो खुलकर मेरे पास चिपकने लगी, हमेशा हग चाहती, हमेशा पास रहना चाहती। हम उस जिंदगी के एक हिस्से में प्रवेश कर गए जो पूरी तरह से बिना रिस्ट्रेंट था। वो विशेष रूप से सटी हुई थी। सीधे शब्दों में, मेरे जैसे व्यक्ति को भी चिंता होने लगी कि कहीं वो ज्यादा डिवोटेड ना हो जाए, और मैंने काफी मेहनत की उसे ऑफिस में एक्चुअली दिखाने के लिए कोक्स करने में। आखिरकार चाओ शिमान बाहर हर कदम पर नजर रख रही थी, किसी भी स्लिप का इंतजार। लेकिन चाओ युए पूरी तरह अनकंसर्न दिख रही थी। उसने जैसा मन किया वैसा किया, हमेशा की तरह। आखिरकार वो दिन आया, वो दिन जब चाओ एयर घोषित किया जाएगा। एक बड़ी लड़ाई आने वाली थी। मैं टेंस हो गया। मैंने चाओ युए वई का हाथ कसकर पकड़ा। उसने मुझे देखा, एक्सप्रेशन थोड़ी फॉन्ड और थोड़ी एग्जैस्परेटेड, फिर मेरे सिर पर हाथ रखा। अंत में सभी सीनियर फैमिली मेंबर्स चाओ एंसेस्ट्रल होम में इकट्ठा हो गए। मैं चाओ युए वई के पास बैठा। चाओ के पिता ने हमें थोड़ी देर देखा, फिर बोले, आज से मैं पीछे हट रहा हूं। मेरी बेटी चाओ युए वई सभी चाओ फैमिली एंटरप्राइजेस का औपचारिक तौर पर टेक ओवर करेगी। क्या ये सच में इतना क्लीन होने वाला था? ये बिल्कुल अविश्वसनीय था। लेकिन फिर चाओ शिमान कहां थी? इस महत्वपूर्ण दिन वो यहां क्यों नहीं थी? चाओ युए वई ने कहा, डार्लिंग, एयर का पोजीशन कोई भी नहीं भर सकता। मेरे पिता की अवैध बेटी के ज्ञान में वो गैप्स थे जिन्हें 1 या 2 साल में पूरा नहीं किया जा सकता। उसे कुछ समय पहले क्वाइटली एक सब्सिडियरी कंपनी में रीअसाइन कर दिया गया था। वो मेन ऑफिस में वापस नहीं आएगी। तो बस ऐसा ही हुआ था। कुछ भी वैसा अनफोल्ड नहीं हुआ जैसा मैंने सोचा था। उस दिन के बाद मैंने कभी फिर शू याओ को नहीं देखा। वो और स्टेपफादर मेरे जीवन से वैसे ही गायब हो गए जैसे कभी रहे ही नहीं। उस पिता और बेटे की प्रकृति को देखते हुए अब जब मैं अचानक सत्ता में आया, ये बिल्कुल इनकंसीवेबल था कि वे कुछ मांगने के लिए नॉक करेंगे। मुझे शक था कि जो कुछ भी उन्हें दूर रख रहा था वो क्वाइटली मेरी पत्नी द्वारा अरेंज किया गया था। एक दिन घर लौटते समय हम ओरिजिनल लीड की मां को हमारे गेट के बाहर खड़ी देखकर रुके। मैंने चाओ युए वेई के साथ एक नजरें मिलाई। वो पहले से ही जानती लग रही थी। उसके चेहरे पर कोई सरप्राइज नहीं थी। उसने बस मेरा कंधा छुआ और कहा, जाओ, मैं यहां इंतजार करूंगी। वो महिला मेरी तरफ दौड़ी, मेरे हाथ पकड़े, आंखों में आंसू भरे। शू याओ, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। मैंने तुम्हें सफरिंग में रखा, लेकिन मेरे पास कोई चॉइस नहीं था। हम हर चीज के लिए तुम्हारे स्टेप फादर पर डिपेंडेंट थे। मैं वीक थी, मुझे माफ कर दो। ओरिजिनल लीड ने अपनी जान उसी दिन ले ली जब मैं आया था। मैं उसका जीवन नहीं जिया था। मुझे उसके बिहाफ पर फॉरगिवनेस देने का कोई हक नहीं था। मैंने बिना वार्मथ के कहा, कुछ कहने की जरूरत नहीं, कृपया घर जाओ। 10 कदम दूर वो महिला जो एक एंजल जैसी दिख रही थी, क्वाइटली इंतजार कर रही थी। मैं उसके पास गया और उसका हाथ थामा, अपनी उंगलियां उसकी उंगलियों में लपेटी। हम साथ साथ शोल्डर टू शोल्डर सनसेट के नीचे घर की ओर चले। बहुत समय बाद चाओ युए वेई ने आखिरकार एक डॉक्टर ढूंढा जो उसकी आवाज रिस्टोर कर सके। उसने ये मुझसे हमेशा छुपाकर रखा था।
वो इसे एक सरप्राइज बनाना चाहती थी। उसने लंबी रिकवरी बिना एक शब्द बोले इंड्योर की। जब पहली आवाज आखिरकार बाहर आई, वो खुद को रोक नहीं सकी। वो बोलने लगी और बोलती रही, उन सारी बातों की फ्लड जो वो पहले कह नहीं पाई थी। जब उसने आखिरकार रुककर सांस ली, उसे एहसास हुआ कि उसने जो कुछ भी कहा वो सब मेरे लिए ही था। वो बेताबी से मुझे देखना चाहती थी। दुनिया के बाकी लोग मुझसे आसानी से बात कर सकते थे, लेकिन वो फोन पर टाइप करने तक ही सीमित रह गई थी। वो पागल होने लगी थी, जलन से तड़प रही थी। वो और सहन नहीं कर सकती थी। कम से कम अब वो समय खत्म होने वाला था। उस दिन उसकी असिस्टेंट ने उसे मेरा लोकेशन भेजा। वो सीधे मेरे पसंदीदा डिजर्ट शॉप पहुंची। कांच की खिड़की से उसने मुझे पेस्ट्रीज देखकर स्पॉटिंग किया। वो फूल लेकर धीरे धीरे मेरे पास आई और अचानक एक युवा लड़की मेरे साइड में प्रकट हो गई। लड़की ने कुछ कहा और मैं मुस्कुरा पड़ा। उसका दिल धड़क गया। वो अकेले घर लौट गई। मैं उस शाम घर लौटा और बस उसके चेहरे को हाथों में लेकर हल्का सा किस दिया और माइल्ड तरीके से कहा, तुमने मेहनत की डार्लिंग। लेकिन जब वो एक वीक लॉन्ग वर्क ट्रिप से घर लौटी, तब मैं उसे रोक नहीं पाया। अब वो पूरे महीने तक दूर रही और मैं बैरली शांत था। एक आदमी का उत्साह खोने का सिर्फ एक ही कारण हो सकता है, कोई और महिला। और आज की वो लड़की अच्छी नहीं लग रही थी। बेधड़क तरीके से उसके पति के साथ फ्लर्ट कर रही थी। कुछ करना ही था, उसे उसका दिल वापस जीतना था। बाथरूम में उसने जानबूझकर कुछ शोर मचाया ताकि मेरी अटेंशन खींच सके। मैंने लंबा समय लिया और फिर हाफ हार्टेड जवाब दिया, सब ठीक है वहां अंदर। उसने दरवाजा मुझे खोलकर छोड़ दिया था। मैं 1 इंच भी नहीं हिला। तो ये सच था, एक बार जब किसी आदमी को जो चाहिए मिल जाए, वो उसकी कद्र करना बंद कर देता है। उसने जानबूझकर और भी जोर से कमोशन मचाया। इस बार मैंने आखिरकार समझ लिया। मैं दरवाजे से अंदर आया। जैसे ही मैंने ऊपर देखा और उसे पाया, मेरी एक्सप्रेशन में कुछ बदल गया। मैं धीरे धीरे उसके पास बढ़ा। वो अपनी टिप टोज पर खड़ी हुई और अपनी बाहें मेरे गर्दन के चारों ओर लपेट ली। एक सॉफ्ट लाफ उसके होठों से निकली। वो मेरे कान के पास झुकी और वो शब्द कह दी जो वो बहुत समय से कहना चाहती थी, डार्लिंग, टुनाइट लेट मी बी द वन टू मेक यू क्राई।